हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 का लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। गाइस, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की, और जो रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कंजम्पशन फंक्शन। आपके ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है उससे आप फेमिलियर हो जाइए। अकॉर्डिंगली जितने क्वेश्चंस आपको करने हैं और कितने मार्क्स एक क्वेश्चन कैरी करता है उसके अकॉर्डिंगली आप लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट्स। पहला टॉपिक है कंजम्पशन फंक्शन। उसके बाद पूछा गया है स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। तो आइए हम शुरू करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन पर शॉर्ट नोट अगर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, क्योंकि इस पर बेस काफी और टॉपिक्स आने वाले हैं, तो हम शुरुआत इससे करेंगे। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा फंक्शन है जो स्टडी करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, एंड द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम विच इज YD। अगर किसी को डाउट है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, तो गाइस आप ऐसा समझिए, जो इनकम आपकी डिस्पोजेबल के लिए है, यानी या तो उसे आप स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप उसमें से सेविंग्स कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। यानी कि आपकी जो इनकम है, अब हम मैक्रो लेवल पर बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट टैक्सेस ये चीजें सब्ट्रैक्ट करके जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आपके पास आती है, या तो उसे आप स्पेंड कर सकते हैं या आप उसमें से सेविंग्स कर सकते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है? ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है बिटवीन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। यानी अगर एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपकी डिस्पोजेबल इनकम एक सर्टेन अमाउंट पर है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, ये फंक्शन आपको इसमें बताता है। तो गाइस हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, C इज अ फंक्शन ऑफ YD। यहाँ पर y के साथ d इसलिए लगा है क्योंकि हम डिस्पोजेबल इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डिफाइन कीजिए कि हियर C स्टैंड्स फॉर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड YD स्टैंड्स फॉर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। यानी कि पर्सनल इनकम में से जब टैक्सेस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसको हम कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम विच इज YD। अब जिस बुक को आप फॉलो कर रहे हैं या जिस स्टडी मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं, अगर टर्म्स थोड़ी बहुत चेंज होती हैं गाइस तो घबराइएगा नहीं। इवेंचुअली जो टॉपिक है वो बदलता नहीं है, ठीक है, ग्राफ बदलता नहीं है, सब चीज़ें सेम रहती हैं। अगर एक आध वर्ड आगे पीछे होता है तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज। तो ये देखिए, ये कंजम्पशन फंक्शन हमने प्लॉट किया है। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, और y एक्सिस पे हमने लिया है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा गाइस। पहली बात, ये कंजम्पशन फंक्शन किस पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये जो मैंने ओवरराइट करी है पिंक कलर से, आप नोटिस कर पा रहे हैं कि ये ओरिजिन करती है एट सम पॉइंट ऑन द y एक्सिस। यानी कि अगर किसी की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 0 है तो उस समय भी उस पर्सन की कुछ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। अकॉर्डिंगली आप देखेंगे जो ग्राफ शुरू होता है दैट मेक्स अ y इंटरसेप्ट। आपने गाइस मैथ्स में ऐसे बहुत से डायग्राम्स बनाए होंगे स्कूल लेवल पर भी। आप चाहें तो मैं आपको छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। अगर आप कोई कर्व बनाते हैं दैट ओरिजिन्स फ्रॉम द ओरिजिन, तो वो ऐसा नजर आएगा। अब उस कर्व का स्लोप कितना है, कितना ज्यादा स्लांट है, ये डिपेंड करता है उसके स्लोप पर। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो कर्व है ये y इंटरसेप्ट बनाता है। यानी जब ये कर्व स्टार्ट होता है, इट बिगिंस एट सम पॉइंट ऑन द y एक्सिस। तो ये जो हमारी कंजम्पशन है, इवन व्हेन द इनकम इज 0, इसको हम यहाँ पर A से डिनोट करेंगे। हो सकता है कुछ बुक्स में इसको
अल्फा लिखा गया हो। तो ग्राफ से ये बिल्कुल क्लियर है कि कंजम्पशन फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है कंजम्पशन हमारी इंक्रीज होती रहती है, तभी ये अपवर्ड स्लोपिंग है। उसके बाद एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि अगर हम इस एरिया की बात करें जहां पर मान लीजिए हम एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हैं कंपैरिजन के लिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। इस पॉइंट पर देखिएगा कि मेरी जो कंजम्पशन है गाइस, अगर आप इसे एक्सटेंड करें तो मेरी कंजम्पशन यहाँ पे इतनी है, ठीक है, इतना मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, और मेरी जो इनकम है वो सिर्फ इतनी है, यानी कि ये जो एरिया है इसको हम बोलेंगे डिस सेविंग्स। तभी हमने पहले बात की थी कि जब इनकम लेवल 0 है उस समय भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो ये जो ट्रायंगल बनता है यहाँ पे इसको आप बोलेंगे डिस सेविंग्स। तो मोस्ट लाइकली या तो आपने पास में सेविंग्स करी होंगी उसे विड्रॉ करेंगे या आप किसी से बोरो करेंगे, लेकिन एक ब्रेक इवन पॉइंट आता है जहां पर आपकी इनकम और आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपकी कंजम्पशन तो बढ़ेगी, लेकिन नाउ यू हैव स्टार्टेड सेविंग। देखिए इस पॉइंट पर आपकी जो इनकम है वो इतनी है, लेकिन आप जो कंज्यूम कर रहे हैं वो अपनी टोटल इनकम से कम कर रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेविंग्स, और नीचे वाला पोर्शन जो ट्रायंगुलर पोर्शन है ये वाला, यहाँ इसे आप मार्क कर सकते हैं डिस सेविंग्स। और गाइस ये जो 45 डिग्री की लाइन हमने यहाँ बनाई है ये एक लाइन ऑफ रेफरेंस है। आगे हम समझेंगे कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। अभी के लिए इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया है कि कंजम्पशन फंक्शन पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। गाइस अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो ये होना चाहिए कंजम्पशन इज इक्वल टू ए, ये ए एक्सपेंडिचर है जब आपकी इनकम 0 होती है, आपने या तो बोरोइंग की है या अपने पास सेविंग्स को विड्रॉ किया है। उसके साथ में ये जो लाइन अब शुरू होती है यहाँ पर इसका स्लोप हम लेके चल रहे हैं बी, एंड वाई इज योर इनकम। अब कुछ बुक्स में इसका फॉर्मूला हो सकता है ऐसा लिखा हो, देखिए ए की बजाय लिखा होगा अल्फा और बी की बजाय लिखा होगा बीटा और यहाँ पे लिखा होगा वाई डी। तो इससे आप गाइस कंफ्यूज नहीं होइएगा, टर्म्स ए लिखी हो, ए और बी लिखी हो या अल्फा बीटा लिखा हो, आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। और यहाँ पर ए या अल्फा कई बुक्स में लिखा होता है उसको बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन, एंड बी, बी क्या है गाइस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इन अ वे ये कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप है। आई एम अज्यूमिंग कि आप समझ पा रहे हैं कि स्लोप क्या होता है किसी लाइन का। उसके बाद आप थोड़ा सा और लिख दीजिए कि स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विच इज चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर per unit change in income or per unit change in personal disposable income। तो अभी आप इसे समझ लीजिए, ये सैंपल आंसर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, इसका लिंक दिया जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओवरऑल गाइस अगर आप ये फंक्शन बनाते हैं, ये ग्राफ बनाते हैं, दिस विल फेच यू मोर मार्क्स। इवन इफ ये शॉर्ट नोट में आता है, किसी भी चीज में जहां पर ग्राफ बनाना पॉसिबल हो अगर आप बनाते हैं, इट विल डेफिनेटली लीव अ गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर एंड यू आर लाइकली टू गेट गुड मार्क्स। और थोड़ा सा ट्रेंड को बताया कीजिए कि जब हमको नजर आ ही रहा है कि ये अपवर्ड स्लोपिंग है तो हम क्यों ना यहाँ पे लिखें कि कंजम्पशन फंक्शन इज अपवर्ड स्लोपिंग, जैसे हमने देखा, एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सम पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, क्योंकि ये एक वाई इंटरसेप्ट बनाता है। ये हमारा ग्राफ ऐसा नहीं है, देखिए हमारा जो ग्राफ है यहां से शुरू नहीं होता है कर्व, हमारा जो कर्व है वो कहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है ऐसे। दैट इज वाई हमने लिखा है ये अपवर्ड स्लोपिंग है और ये वाई इंटरसेप्ट बनाता है। अब सिंस ये कंजम्पशन फंक्शन कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन पर बेस्ड है, इस टॉपिक को भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शॉर्ट नोट में आप इतना सारा लिख के आइएगा,
आपको वे करना है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करता है और कितने पेजेस आपको लिखने चाहिए, लेकिन सिंस ये रिलेटेड है, इट इज बेस्ड ऑन कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, इसलिए हम इसे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। गाइस, कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या कहता है? पहली चीज ये है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, एज इनकम इंक्रीजेस, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी आपकी टेंडेंसी कंज्यूम करने की भी बढ़ती जाती है। ये बहुत सिंपल चीज है। लेकिन बट द इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन द इंक्रीज इन इनकम। अगर आप ग्राफिकली समझना चाहते हैं तो गाइस आप ये देखिए, हमने जस्ट अभी अभी बात करी थी कि ये जो रेफरेंस लाइन है जिस जो 45 डिग्री का एंगल बनाती है, देखिए इसका आप कह सकते हैं कि इसका स्लोप जो है 1 है। ये जो रेफरेंस लाइन है, या इसे आप इनकम बोलिए। लेकिन जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है वो इतना ज्यादा टिल्टेड नहीं है, इसका स्लोप थोड़ा सा कम है। उससे क्या पता लगता है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, हमारा कंजम्पशन तो बढ़ रहा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा जितनी हमारी इनकम बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि रिमेनिंग पोर्शन गाइस आपका सेविंग्स में जाता है। आप ये देखिए, अगर इस पॉइंट का रेफरेंस लेते हैं तो यहाँ पर आपकी कंजम्पशन इतनी है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी इनकम इतनी है, यानी कंजम्पशन और इनकम में जो गैप है वो कहाँ जा रहा है? सेविंग्स में जा रहा है। तो आइए वापस कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन को देखिए। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, हमारी जो प्रोपेंसिटी है या टेंडेंसी है कंज्यूम करने की, वो भी बढ़ती जाती है। लेकिन इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन द इंक्रीज इन इनकम। उसके बाद देखिए, सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज इन इनकम will lead to an increase in both consumption and saving। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा और आपकी सेविंग्स भी बढ़ेंगी, क्योंकि जो चेंज इन इनकम है गाइस, मान लीजिए आज किसी पर्सन की इनकम है 30,000 पर मंथ, एक रैंडम फिगर लिया हमने, तो अगर इसमें से टैक्सेस ऑलरेडी निकाले जा चुके हैं, अगर ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, तो या तो इसका कुछ पोर्शन वो कंज्यूम करेंगे और कुछ पोर्शन इसका सेविंग्स में डालेंगे। अब मान लीजिए इनकी इनकम बढ़ जाती है, नाउ इट बिकम्स 40,000 रुपीज पर मंथ। अब जो चेंज ऑफ इनकम है गाइस, कितना चेंज हुआ यहाँ पे? 10,000 से इंक्रीमेंट हुआ। अब जो 10,000 रुपीज इनकम पर मंथ इंक्रीज हुई है, डेफिनेटली उसका भी कुछ पोर्शन कंजम्पशन में जाएगा और कुछ पोर्शन उसका सेविंग्स में जाएगा। तो ये है गाइस दो पॉइंट्स जो आपको कीन्स के साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में लिखने होते हैं, लेकिन बिना एजम्पशंस लिखे ये पूरा नहीं माना जाएगा। ये बहुत जरूरी है कि आप एजम्पशंस लिखिए। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं दैट देयर आर नो चेंजेस इन साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्सिटीज। आप इकोनॉमिक्स गाइस फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। आप ये एक बहुत बेसिक चीज है, इसे समझिए। जब भी आप दो चीजों का रिलेशन बताते हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, हमारा कंजम्पशन कैसे कैसे बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी आप दो क्वांटिटीज को रिलेट करते हैं, हम एज्यूम करके चलते हैं कि रिमेनिंग फैक्टर्स जो इन चीजों को अफेक्ट कर सकते हैं, वी एज्यूम देम टू बी कांस्टेंट। और यहीं पर हमने ये assumption लेके चली है कि we are assuming that there is no change in the existing psychological institutional complexities, जैसे कि distribution of income, price level, population, fashion, habits, preferences of people, because ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी consumption को change कर सकती हैं। तो at a time जब हम consumption का relation पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के साथ बता रहे हैं, तो रिमेनिंग फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। ये ऐसी चीज है जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है। सेकंड देखिए, द लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन is only applicable in normal conditions of an economy। यानी हम एज्यूम करके चलते हैं कि इकोनॉमी में कोई भी पॉलिटिकल अनरेस्ट या सोशल अनरेस्ट या इकोनॉमिक अपहीवल नहीं है। देयर आर नॉर्मल कंडीशंस प्रेवलेंट इन द इकोनॉमी। उसके बाद देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज एप्लीकेबल in rich capitalist economy
where there is no government interference. It does not apply in an underdeveloped economy or a centrally planned economy. तो गाइज यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस इसमें नहीं है। आप आगे समझेंगे कि जैसे जैसे गवर्नमेंट का रोल आप समझते हैं, इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बाकी चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। तो ये इसकी थर्ड एजम्पशन है कि वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। यू आर फ्री, आपको जो कंज्यूम करना है, जितना कंज्यूम करना है, आप कर सकते हैं। और लास्ट में एक चीज़ और है, हालांकि ये डिपेंड करता है आपको लिखनी है कि नहीं लिखनी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम साथ ही में डिस्कस करेंगे। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम which is change in consumption per unit change in income, or marginal propensity to save which is change in savings per unit change in income। इन दोनों का अगर आप सम करते हैं that is equal to unity, that is 1, यानी MPC plus MPS is equal to 1। ये है गाइस शॉर्ट नोट ऑन कंजम्पशन फंक्शन। हमने इसकी डेफिनेशन देखी है, साथ में हमने ये ग्राफ देखा है, हमने इसकी इक्वेशन भी देखी है। मैंने आपको बताया है कुछ बुक्स में लिखा होगा a प्लस बी इंटू वाई। यहाँ पर a क्या डिनोट करता है, ये जो y इंटरसेप्ट बनाता है ये कर्व जब ये स्टार्ट होता है, और b यहाँ पे डिनोट करता है इस कर्व का स्लोप, और y यहाँ पर क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, या किसी किसी बुक में रियल इनकम भी लिखी होगी, ठीक है। लेकिन कुछ बुक्स में ये सेम इक्वेशन हो सकता है लिखी हो अल्फा प्लस बीटा वाई। तो आप समझ लीजिएगा अल्फा क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, एंड बीटा इज स्लोप ऑफ दिस कर्व व्हिच इज व्हाट, व्हिच इज MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। अगर कोई डाउट हो आप लोगों को तो आप प्लीज़ ये नोट्स पढ़िए पहले और कमेंट सेक्शन में लिखिए उसके बाद। नेक्स्ट टॉपिक है, शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है ऑन स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी या स्पेक्यूलेटिव मोटिव फॉर मनी।